गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन क्लासों का लाभ उठा रहे हैं और इनमें बताए गए विषय के अनुसार अपनी नोटबुक में नोट्स बनाकर उनकी तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम उदारवादी राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई। 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया, उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को निम्नलिखित 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, उदार या नर्म राष्ट्रीयता का काल 1885 से 1919। नंबर 2, उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919। तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग 1920 से 1947। आज की कक्षा में हम उदार राष्ट्रीयता या कांग्रेस के उदारवादी पक्ष का अध्ययन करेंगे, जिसका काल है 1885 से 1905। कांग्रेस के 20 वर्षों के इस प्रारंभिक काल में उदार तथा नर्म राष्ट्रीयता की प्रधानता रही। इसके नेताओं ने ब्रिटिश सम्राट एवं ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास और सहयोग की नीति अपनाई तथा उनकी कार्य पद्धति में याचना, स्मृति पत्रों तथा प्रतिनिधिमंडलों के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने के प्रयत्न शामिल थे। कांग्रेस की इस काल की सबसे बड़ी सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है। प्रमुख उदारवादी नेता। जिन नेताओं को हम उदार राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि नेता मानते हैं वो इस प्रकार है: A.O. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उदारवादियों द्वारा जो प्रमुख मांगें रखी गई वह इस प्रकार थी: भारतीय शासन की जांच, भारत मंत्री तथा भारत परिषद का अंत, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार तथा सुधार, भारतीयों की नागरिक और सैनिक पदों पर नियुक्ति, इंग्लैंड से बनने वाले कपड़े पर आयात कर लगाना, औद्योगिक शिक्षा का प्रसार, भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार, बेगार प्रथा का उन्मूलन, रंग भेद नीति का विरोध, शासकीय खर्चे में कमी और प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं ब्रिटेन और भारत दोनों जगह आयोजित हो। ये लोग अंग्रेजों की उदार भावना पर विश्वास रखते थे तथा यह ब्रिटिश न्यायप्रियता में भी विश्वास रखते थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति उदारवादियों का दृष्टिकोण इस प्रकार था: फिरोज शाह मेहता के अनुसार, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अंत में हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे। सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने इसे अर्थात ब्रिटिश शासन को भारत के लिए कीर्ति कलश कहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने विश्वास को इस प्रकार प्रकट किया: अंग्रेजों की न्याय बुद्धि और सद्भावना में हमारी दृढ़ आस्था है।
संसार की महानतम प्रतिनिधि सभा, संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। अंग्रेजों ने सर्वत्र प्रतिनिधि आदर्श पर ही शासन की रचना की है। रहीमतुल्लाह साहनी का मानना था कि अंग्रेजों से बढ़कर सच्चरित्र व सच्ची जाति संसार में नहीं है। इस प्रकार प्रारंभिक राष्ट्रीय उदारवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग के भाव व्यक्त किए गए, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास किया गया और उनके प्रति आस्था व्यक्त की गई। अब है उदार राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पश्चिमी सभ्यता के पोषक नेता। जो प्रारंभिक उदारवादी थे वे ब्रिटेन में जाकर या विदेश में जाकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय थे, अतः उनकी पाश्चात्य शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता में विश्वास था, आस्था थी और वह उसे अच्छा मानते थे क्योंकि वह उससे प्रभावित थे। नंबर 2, अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान समझने की भावना। उदारवादियों का ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है क्योंकि ब्रिटिश शासन के संरक्षण में रहकर ही भारतीय अपना विकास कर सकते हैं। नंबर 3, ब्रिटिश न्यायप्रियता में आस्था। उदारवादी ब्रिटेन की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्हें विश्वास था कि जिस प्रकार वह अपने देश में न्यायपूर्ण शासन स्थापित करते हैं उसी प्रकार हमारे यहाँ भी न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करेंगे। नंबर 4, संवैधानिक तथा क्रमिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी नेता क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास न रखकर क्रमिक और संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते थे। अनुनय विनय की भाषा का प्रयोग। उदारवादी विरोध की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि वह ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखने के लिए अनुनय और विनय की भाषा का प्रयोग करते थे। नंबर 6, ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखने में विश्वास। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखना भारतीयों के हित में है और भारत के विकास के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है त्याग की भावना का अभाव। प्रारंभिक जो उदारवादी नेता थे उनमें देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना उस मात्रा में नहीं थी जितने की आगे आने वाले राष्ट्रीय नेताओं में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है जन आंदोलन से दूर। हालांकि उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत में सुधार के लिए अनेक मांगें रखी और कई मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार का विरोध भी किया, लेकिन वे जन आंदोलन से नहीं जुड़ पाए और राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप नहीं दे पाए। अगला बिंदु है उदारवादियों के लक्ष्य। उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास रखते थे, लेकिन इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे। अर्थात उदारवादी नेता स्वशासन तो चाहते थे लेकिन पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहकर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही स्वशासन चाहते थे। अब उदारवादियों की आलोचना। उदार राष्ट्रवादियों की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है, जैसे उनके द्वारा ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति, ब्रिटेन की न्यायप्रियता में विश्वास, उनके द्वारा अपनाई गई प्रार्थना व याचना की पद्धति का विरोध, स्वतंत्रता के प्रति त्याग की भावना का अभाव,
आदि अनेक मुद्दों पर उदारवादियों की आलोचना की जाती है। बावजूद इसके उदार राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई गति प्रदान की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक मंच प्रदान किया और एक राष्ट्रीय मंच से भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। धन्यवाद।